अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे लगता है ध्यान एक बार ना कल बोर्ड को साफ करना पड़ेगा है कल याद से। अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ वर्किंग्स के फॉर्मेट सिखाने लगा हूं और उसमें फिर चीजें ऐड करता जाऊंगा। और कैफ में जैसे जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं वर्किंग में, जिनको तो याद है वर्किंग तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। सीफैप में वैसे किया करूंगा। अच्छा, अभी यहां बैठे हुए तो एक दो लोग उन्हें अलग से पूछा ये मुझसे, ऑनलाइन वालों में से भी अभी क्लास में भी दो लोग ऐसे मुझे मिले हैं अभी ब्रेक में जिन्होंने पहले ये नहीं पढ़ी हुई कंसोलिडेशन, कैफ में नहीं पढ़ी हुई, और ऑनलाइन में पुराने मॉड्यूल सीडी या एग्जाम्शंस वाले यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाले। तो आप में से ऑनलाइन वालों में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। मैं पढ़ा तो यार जीरो से ही रहा हूँ, यदि आपने अगर पढ़ी भी हुई है फिर भी आप कुछ चीज़ लगे कि पहले तो ये भी पढ़ा था तो ये तो आपने नहीं बताया, तो आप मुझसे बिल्कुल जीरो से पूछें। लेकिन एक सिर्फ मसला ये है कि मैं कैफ लेवल की चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उसकी उतनी डिटेल प्रैक्टिस नहीं मैं करा सकता, वो आपने खुद ही करनी है। मैंने कैफ के सवाल डाल दिए हुए, वो अब हस्बे तौफीक है, आपने जितना करना हो वो आपने करना है। मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो टाइम नहीं है हमारे पास। बताऊंगा सारा, लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद ही करनी है। और जो अभी क्लास में बैठे हुए लोग हैं, आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगे कि मैं ऊपर से गुजार रहा हूं तो वो पूछिएगा। मैं वैसे जीरो से ही बता रहा हूं सारा कुछ। अमाउंट लिखता हूं बाद में। इधर लिखता हूँ अभी। एस की लायबिलिटी देखें, ज़्यादा तो नहीं निकल गई? ज़्यादा हो गई? नहीं यार, 40 6,000। अच्छा जी,
ठीक है, देखें कितनी 64। इसको नोट करके रिक्वायरमेंट लिखें, बताता हूँ। हाँ जी, नोटेड। इसकी रिक्वायरमेंट लिखें, ग्रुप SOFP एज एट 31 दिसंबर 21 इफ दिसंबर 21 की ग्रुप SOFP इफ पार्ट ए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज वैल्यूड at proportionate share और पार्ट ए मैंने बोला है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर। आगे भी लाइन होती है वैसे, लेकिन इतना भी काफी है। आगे से लाइन होती है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स, तो ये काफी है प्रोपोर्शनेट शेयर। और पार्ट बी non-controlling interest is valued at fair value and its fair value at acquisition date was 16,400 रुपए 16400। अच्छा, अब मैं आपको वर्किंग्स के कुछ फॉर्मेट सिखाने लगा हूं, ये वर्किंग्स फिर फॉलो करिएगा। अच्छा, ये जो वर्किंग्स के फॉर्मेट बनाऊंगा ना, और प्रैक्टिस से भी आप यही देखेंगे, ये वर्किंग्स के फॉर्मेट मुख्तलिफ किताबों के मुख्तलिफ टीचर्स के डिफरेंट होते हैं। इवन के ICAP के सोल्यूशन में भी कभी डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। मैं बहरहाल जो फॉर्मेट फॉलो करता हूं वो करूंगा। तो आप लोग अगर तो आप जीते हैं कंसोलिडेशन के और आपको लगे कि ये फॉर्मेट फॉलो करना टाइम जाए, मैं तो ब्रैकेट में कर सकता हूं। अगर आपकी इतनी ग्रिप है कि आप वो ब्रैकेट में कर सकें, कर लें, कोई मसला नहीं है। वर्किंग वो होती है जो करने वाले को भी समझ आए और पेपर मार्क करने वाले को भी समझ आए और सही भी हो, कोई मसला नहीं फॉर्मेट फॉलो किया कि नहीं किया। तो अगर तो आपकी इतनी ग्रिप है कंसोलिडेशन पे कि आप इस फॉर्मेट पे टाइम जाया करना समझें और ब्रैकेट में कर सकें, तो जरूर कर लीजिए। ये बस मैंने फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये फॉर्मेट्स फॉलो कर लिया करें, क्योंकि मेजॉरिटी सवाल इस पैटर्न पे ही हो रहे होंगे। हाँ, एक सवाल ऐसा तारीख में आया है जिसने सब कंसोलिडेशन के जो है ना वो क्या कहते हैं धजियां उड़ा दियां। उसमें सारी जो है ना वो कंसोलिडेशन के फॉर्मेट सब इधर उधर हो गए थे।
उन्होंने ग्रुप बैलेंस शीट बनाई और उसमें एरर्स थे, और ये थी भी कोरोना के बाद वाली अटेम्प्ट, दिसंबर 20 और BFD का पेपर भी बहुत अजीब था वैसे उस अटेम्प्ट का। तो उन्होंने ग्रुप बैलेंस शीट बना के दी और उसमें गलतियां बताएं, कहा गलतियां ठीक करके बना दें। अब वो सारे फॉर्मेट, NCI के फॉर्मेट कुछ नहीं, सब इधर उधर हो गया, सिर्फ गलतियां ठीक करनी थी। तो उस एक्सेप्शनल अटेम्प्ट के अलावा बाकी आप फॉर्मेट फॉलो कर लें तो मेजॉरिटी सवाल उन फॉर्मेट्स से आप कर रहे हुआ करेंगे। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप ना वो वर्किंग के फॉर्मेट फॉलो करें। बहरहाल ICAP के सोल्यूशन थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट पे भी होंगे। अगर आपने किसी और टीचर से पढ़ा हुआ है, हो सकता है किसी और डिफरेंट फॉर्मेट से वर्किंग की हो, लेकिन अब मुझसे अगर पढ़ ही रहे हैं तो फॉलो कर लें। 3 वर्किंग्स, 4 हैं वैसे, लेकिन एक में को ज्यादा कल को तादाद बढ़ी नहीं है, बाकियों में बढ़ जाएगी। 4 वर्किंग्स बना के दे रहा हूं, फिर ग्रुप बैलेंस शीट बनाता हूं। एक वर्किंग है गुडविल की, ये मैं पार्ट A कर रहा हूं अभी। पार्ट A क्या है? पार्ट A इसका मतलब समझाता हूं अभी। क्या पार्ट A है? हाँ, इसकी वर्किंग में कैफ में जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उससे थोड़ी सी डिफरेंट कर रहा हूं बस। CFAB में ऐसे ही चलाऊंगा। एक गुडविल की वर्किंग बता रहा हूं। गुडविल की वर्किंग में, अच्छा पहले वाले सवाल में 6000 कैसे कैलकुलेट किया था? 52,000 रुपए जितने पैसे दिए थे और माइनस 46,000 क्या था? शेयर्स। बस ये तो चलें लाइन आइटम्स होगी ना, कैपिटल और रिटेन अर्निंग। कॉन्सेप्ट क्या था कि उस वक्त एस की इक्विटी कितनी थी, क्योंकि एस की इक्विटी खरीदी थी 52,000 रुपए देके, तो हमने 52 में से 46 माइनस किया था। उस वक्त जिन लोगों ने एस के शेयर्स पी को बेचे थे वो उस वक्त 46,000 इक्विटी के मालिक थे, 35,000 उसमें कैपिटल था, एग्जांपल 3 की बात कर रहा हूं, और 11,000 रिटेन अर्निंग्स थी। तो कॉन्सेप्ट क्या है गुडविल का कि जितने पैसे दिए माइनस कितनी इक्विटी उतने में खरीदी। इस सवाल में पेरेंट ने 80% शेयर्स खरीदे 65,600 के, तो पेरेंट ने जो पैसे पे किए इसके लिए वर्ड इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज जो सही वर्ड है वो कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का वर्ड ठीक है, कोई मसला नहीं। इन्वेस्टमेंट का वर्ड भी ठीक है, वैसे सही वर्ड होना चाहिए कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, लेकिन इन्वेस्टमेंट का वर्ड भी ठीक है। कितने पैसे दिए पेरेंट ने? और मैं इसकी वर्किंग्स, इस वर्किंग के 2 कॉलम बना रहा हूं, एक इनर कॉलम बनाऊंगा और एक आउटर कॉलम है। एक लाइन लिखता हूं अभी, एक लाइन मैंने छोड़ी है। उस वक्त इक्विटी थी कितनी? इक्विटी के लिए वर्ड ज्यादातर हम नेट एसेट्स यूज किया करेंगे। एक्विजिशन पे एस की उस वक्त इक्विटी कितनी थी? इक्विटी की जगह ज्यादातर वर्ड नेट एसेट्स यूज होगा, और नेट एसेट्स इक्विटी को कहते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। उस वक्त एस की इक्विटी कितनी थी? एस का कैपिटल था, इनर कॉलम में हूं 40, प्रीमियम था। अच्छा, जब हम बाद में चल के एस, वैसे को बहुत ज्यादा होगा भी नहीं ऐसा, गालिबन फोसी के सवाल में या कैश फ्लो में कोई एक आधा सवाल में ऐसा हुआ हो, वरना नहीं होता नॉर्मली कि एस ने जिंदगी में दोबारा शेयर इशू किए हो, नॉर्मली नहीं होगा सवालों में। तो एस जब पहली दफा बनी थी तभी उसने इतने शेयर इशू किए थे और इतने रुपए प्रीमियम पे इशू किए थे। प्रीमियम कब अराइव होता है? जब मार्केट में शेयर की वर्थ बढ़ जाती है। नहीं, जब कंपनी शेयर इशू करती है और पार से ज्यादा भी इशू करती है, तो जनरली ऐसा ही होगा कि कंपनी एस जब बनी होगी उसने तभी शेयर इशू किए थे। तो एक्विजिशन डेट पे ये प्रीमियम भी मौजूद था। मैंने कहा तो नहीं कि मौजूद था, मैंने यहां तो नहीं लिखा कि मौजूद था, नहीं मैंने यहां तो नहीं लिखा, लेकिन कंपनी जब बनी थी तभी कैपिटल इशू हुआ था, प्रीमियम भी तभी आ रहा था। तो मैंने यहां नहीं भी बताया, अंडरस्टूड है कि प्रीमियम पैदाइशी आ रहा है। तो उस वक्त इक्विटी क्या थी? कैपिटल था 40,000, प्रीमियम था 4,000, और ये इधर अदर रिजर्व्स थे 8,000, और रिटेन्ड अर्निंग्स थी 16,000। कितनी? 68,000। ये इधर आउटर कॉलम में 68,000 आ गया। है अदर रिजर्व्स, ये आ रही है ना अदर रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स। यार एक्विजिशन के टाइम पे ये एसेट्स भी नहीं माइनस करते? किस में से? क्यों एसेट्स क्यों माइनस करूं? क्योंकि एसेट्स की वैल्यू तो उससे ज्यादा अगर हम पैसे दें जस्ट। अरे भी सब्र रुको, जरा सब्र करो, अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक पढ़ानी शुरू किया, अब तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से पहुंच गए। 68,000 उस वक्त इक्विटी की वैल्यू थी बुक्स में।
जिन लोगों की इस वक्त ओनरशिप थी, क्या उन सब लोगों से हमने शेयर खरीद लिए 65,600 में? हमने 80% लोगों से शेयर खरीदे, बाकी 20% ने हमें शेयर नहीं बेचे। हमने 80% शेयर खरीदे, बाकी 20% लोगों ने हमें शेयर्स नहीं बेचे। जिस वक्त हम जिस वक्त नहीं, ये जो गुडविल की कैलकुलेशन हो रही है, इसमें जो वैल्यूज हैं वो किस डेट की वैल्यूज हैं? एक्विजिशन डेट की। बैलेंस शीट में बेशक आज डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन गुडविल कैलकुलेट हो ही यही रही है कि जब शेयर्स खरीदे थे, जब कंट्रोल खरीदा था, तो कितने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। गुडविल कैलकुलेट हो ही ऐसे रही है। तो जब गुडविल कैलकुलेट ही ऐसे हो रही है, तो इसलिए ये वैल्यूज आएंगी एक्विजिशन डेट की। ये जो 68,000 की इक्विटी है, ये सारी की सारी हमने इतने में खरीद ली थी, नेगेटिव गुडविल आ गई। ये सारी इक्विटी हमने नहीं खरीदी, इसका 80% हमने इतने का खरीदा है, बाकी 20% लोगों ने अपने शेयर्स हमें नहीं बेचे। उस वक्त उन 20% लोगों की क्या वर्थ थी? नहीं, वर्थ नहीं। इस 68,000 में से उन 20% लोगों का हिस्सा कितना था? इसको मैं कहूंगा वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और ये एनसीआई मशहूर एब्रीवेशन है, आप पेपर में कर सकते हैं यूज, एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जो 20% लोग जिन्होंने हमें शेयर्स नहीं बेचे थे, वो आज भी एस के ओनर ही हैं, लेकिन मर्जी किसकी चल रही है? पी की। तो वो हैं ओनर्स, लेकिन उनका कंट्रोल नहीं है, इसलिए उनको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं। तो एक्विजिशन डेट पे इस 68,000 की इक्विटी में से इन लोगों का हिस्सा था इसी फिगर के ऊपर। और ये अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर हो तो आप इसका यही रट्टा याद कर लें, इसका जो टोटल है इसके ऊपर लगना है 20%। आगे मैं जितनी भी एडजस्टमेंट्स पढ़ा लूँ, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आएंगी, कंटिजेंसीज वगैरह आएंगी, जो कुछ भी मैं इनर कॉलम में, अब आइंदा से मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर चेंजेस पढ़ता जाऊंगा, जहां पर हम लोग चीजें एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, लेकिन इसका 20% यहां है अगर प्रोपोर्शनेट है। तो क्या बना? 13। डबल 1 2 डबल, ये हो गई गुडविल। इसका कॉन्सेप्ट दोबारा समझें। इस वर्किंग में हम ये कह रहे हैं कि इस 68,000 इक्विटी जो कि बुक वैल्यू है, इसमें से ये लोगों ने तो हमें शेयर नहीं बेचे, बाकियों ने हमें बेचे, तो इतने के बेचे। देखें ये, और इस 68 में से 20% नॉक ऑफ हो गया आपस में। ये ऐसे ही है कि अगर मैं वर्किंग कर लेता ऐसे, तो ये अभी भी सेम क्यों आ रही है? क्योंकि तो नॉक ऑफ हो गया ना आपस में। ये 20%, मैंने इसी का 20% लिखा है, तो ये आपस में तो ऑफसेट हो गया, पीछे चीज यही बच गई। लेकिन आप सीफैप में गुडविल की वर्किंग ऐसे चलाइएगा। पहले मैं ऐसे करता हूँ, स्कैफ में ऐसे करता हूँ, अभी भी ऐसे करता हूँ, लेकिन सीफैप में बेहतर होगा अगर आप ऐसे करें तो। हैं इसकी कोई खास वजह? बस ऐसे। शेयर प्रीमियम में एतराज है? हाँ, क्यों है ऐसा? कंपनी एस जब कभी बनी थी तो उसने तब शेयर इशू किए थे, या उसके बाद भी और किए। जनरली आप कंसोलिडेशन में ऐसा नहीं होता, यानी बाद में नहीं किए होंगे, तो ये शुरू से ही आ रहे हैं ना। फिर तो प्रीमियम भी तभी का आ रहा है या बाद में राइज हुआ था? तभी का आ रहा है। तो एक्विजिशन डेट पे भी इतना ही था। जनरली नहीं है वो, जब सोसी का सवाल हो या अगर वो कैश फ्लो के सवाल हो, उनमें हो तो हो, वरना बाकी नहीं होता सवाल। गुडविल, ये गुडविल की कैलकुलेशन है। आप पेरेंट की एस में इन्वेस्टमेंट यहां लिखेंगे। मैंने 65,600 क्यों लिखा, 70 क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि पेरेंट ने 70 का 70 एस में नहीं इन्वेस्ट किया, और भी कहीं किया होगा, तो हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है जो पी ने एस में इन्वेस्ट किया था, तो इसलिए यहां 65,600 आएगा। एक ये वर्किंग है। फिर इसके अलावा जो इक्विटी की चीजें हैं मजीद, कैपिटल और प्रीमियम तो चलो यहां पर आ गए। एक्विजिशन डेट के बाद जो मजीद इजाफा हुआ, अदर रिजर्व में कितना? 5,000।
रिटेन अर्निंग में 11,000, पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स में 27,000 शामिल करने की बजाय हम 11,000 शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि पुराना जिनका था उनको दे दिया। पेरेंट का जब से मेहनत शामिल होनी शुरू हुई तब से उसको वो रिटेन अर्निंग का हिस्सा बनाएगा। इसी तरह अदर रिजर्व में हम 13 की बजाय 5 शामिल करेंगे। तो इक्विटी में कैपिटल प्रीमियम में तो बाद में चेंज नहीं आई, इनमें जो एक्विजिशन के बाद चेंज आई है, जिसको मैंने भी पोस्ट एक्विजिशन कहा था, उसको पेरेंट के रिजर्व्स के साथ मिलाना है। ठीक है, 13 और 27 नहीं मिलाना, 5 और 11। अभी जो पोस्ट एक्विजिशन मैंने एग्जांपल 4 में कहीं बात की है, 5 में, तो जो डिफरेंस है, जो एक्विजिशन के बाद मजीद इसके रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग बढ़ी है, हमने वो पेरेंट के साथ मिलानी है। करता हूं बात इस पे भी। तो दोनों के लिए तकरीबन अभी फिलहाल सेम वर्किंग ही है। और यहां पर भी मैं एक थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं कैफ से, क्योंकि कैफ में तो एक एस होती थी, यहां पर एक से ज्यादा एस होंगी, है जी, एक सब्सिडरी होती थी, अब एक से ज्यादा सब्सिडरीज होंगी, एसोसिएट भी होंगी। तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा फॉर्मेट मजीद चेंज कर रहा हूं, जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ। एक पी का कॉलम, एक एस का कॉलम। जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है, या इवन के मैंने जो कैफ के सवाल कॉपी किए हैं, वो भी कैफ वाले फॉर्मेट पे किए हैं। उसमें मैं एक इनर कॉलम बनाता था, वो एस का था, लेकिन अब पी का कॉलम और सब्सिडरी का कॉलम। और इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि एक से ज्यादा सब्सिडरीज हुआ करेंगी अब सवालों के अंदर, तो जितनी होंगी इतने कॉलम ऐड होते जाएंगे। कोई सवाल ऐसा भी होगा इसमें 4-5 कॉलम भी जा रहे होंगे, तो इसलिए उनको फिर हम ऐसे कॉलम से लाते जाएंगे। नहीं बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ। तो अभी फिलहाल तो इसमें लाइनें ही सिर्फ 2 हैं, लेकिन आस्ता आस्ता इसमें लाइनें बढ़ती जाएंगी। एज पर SOFP या एट ईयर एंड कह लें। पी के अदर रिजर्व्स कितने? पी के अदर रिजर्व्स कितने? एज पर SOFP कह लें या एट ईयर एंड कह लें 18,000। एस के 13,000। एज पर SOFP कह लें या एट ईयर एंड कह लें। पी की रिटेन अर्निंग कितनी है? 28,000, 27,000। अच्छा, मैंने अभी तो यहाँ 2 ही लाइनें हैं ना, अभी मैंने एक लाइन और लिखनी है यहाँ पर। जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते जाएंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोग इस कॉलम में किया करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स इस कॉलम में किया करेंगे। तो मैं फिर समझाते हुए भी ऐसा बोल रहा हूँ कि एस के कॉलम में करना है कि पी के कॉलम में करना है। तो मैं इस तरह से एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ कि फलानी एडजस्टमेंट पी वाले कॉलम में ऐड करनी है या एस वाले कॉलम में ऐड करनी है, तो ये मुराद होगी मेरी। अदर रिजर्व में कोई एक आधी एडजस्टमेंट आनी है, बाकी ज्यादा नहीं है, यहां पर हुआ करेंगी। एक अच्छा तगड़ा सवाल होगा तो 7-8 लाइनें भी आ सकती हैं। तो जो भी एडजस्टमेंट्स अब से ऑनवर्ड हम लोग करने जा रहे हैं, बेस वर्किंग यही है। इसके अंदर और चीजें आना शुरू हो जाएंगी, कुछ 4-5 चीजें भी आ सकती हैं, इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर रश लगना शुरू हो सकता है, लेकिन बेस यही है। इसी तरह अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग, बेस यही है। पेरेंट का कॉलम, जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनके कॉलम बनाता जाऊंगा। जो भी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी वो जिसके रेलेवेंट कॉलम में करनी होंगी उसमें कर दिया करेंगे, लेकिन बेस यही है। अभी फिलहाल एडजस्टमेंट कोई नहीं है, तो इसका तरीका यह है कि बैलेंस शीट की फिगर लिखें, लेकिन एस की इस पूरी फिगर पे पेरेंट का हक नहीं है, पोस्ट एक्विजिशन पे है। पोस्ट एक्विजिशन, तो पोस्ट एक्विजिशन निकालने के लिए प्री माइनस कर लेते हैं। तो उसके लिए याद रख लें कि हम यहां से लेस कर लिया करेंगे प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन अदर रिजर्व्स कितने थे? 8,000। रिटेन अर्निंग्स 16 थी। तो बाकी ये जो 5 हैं ये हैं पोस्ट। सर हम यहाँ पर ऐसे एंट्रीज वगैरह तो नहीं होती कंसल्टेशन के अंदर एडजस्टमेंट? वैसे तो एंट्रीज करने को की जा सकती हैं अगर किसी ने एंट्री से पढ़ा हुआ, वरना होती नहीं एंट्रीज। आप समझाते हुए बताएंगे कि ये बैक एंड पे इसका क्या प्रोसीजर है जिसकी वजह से इस एडजस्टमेंट हो रही है? यहाँ ऐड लेस क्यों कर रहे हैं? हाँ। जी बिल्कुल बताऊंगा। एंट्रीज से रिलेट करके थोड़ा सा जो एंट्री से समझाना आसान होगा एंट्रीज बता दूंगा, वरना बिल्कुल से एडलेस, रीजन, लॉजिक सब बताऊंगा। जाग रहे होंगे तो सब बताऊंगा। 5,000 और 11,000। ओके ओके। अगला काम ये करेंगे, मैं फिर बता रहा हूं, हमने इन 2 कॉलम्स में आगे एडजस्टमेंट्स करनी है। जब सारी एडजस्टमेंट्स कर लिया करेंगे, अभी फिलहाल कोई नहीं है,
तो एस के इस कॉलम का टोटल किया, इस कॉलम का टोटल किया। अभी चूंकि एडजस्टमेंट कोई नहीं है तो ये हमने लेस करके ये क्या चीज निकाली है, पोस्ट। इक्विटी में किसका हक होता है, ओनर्स का, शेयर होल्डर्स का। कितना हक होता है, सबका बराबर हक होता है जितनी उनकी शेयर होल्डिंग है। तो इससे पहले जो सवाल मैंने भी 5-6 सवाल किए थे उसमें पेरेंट ने 100% शेयर्स खरीदे थे, अब 80% खरीदे हैं। तो पेरेंट चूंकि 80% शेयर्स का मालिक है तो इक्विटी की चीजों के भी वो 80% का ही मालिक है। यहां पे भी यही किया मैंने। तो फिर हम ये काम करेंगे, एस का कॉलम फाइनल करने के बाद अभी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, जब एडजस्टमेंट्स भी आ जाएंगी तो जो इसका फाइनल टोटल हुआ करेगा उस पे 80% लगा के हम यहां ऐड कर देंगे, ऐड शेयर इन एस, जो कि 5000 पे कितना है पेरेंट का हिस्सा, 80%। कितना, 4। इसी तरह यहां ऐड शेयर इन एस, 11000 का 80%, कितना, 8800। तो पेरेंट के अदर रिजर्व्स जो ग्रुप बैलेंस शीट में आएंगे वो आएंगे 22000। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स, पेरेंट की रिटेन अर्निंग नहीं कहना ठीक, उसको ग्रुप रिटेन अर्निंग्स आएंगे, ग्रुप अदर रिजर्व्स, वो आएंगे 36800। ये है जो एसओएफबी में आएंगे। और चौथी वर्किंग में वो मिटा के करता हूं। इन 3 वर्किंग्स तक जरा सी भी कोई कंफ्यूजन परेशानी है, मैंने अब आगे इसमें एडजस्टमेंट्स इसी में ऐड करते जाएंगे। क्या ये वर्किंग आप ब्रैकेट में करते, कुछ भी, ये भी ब्रैकेट में करना करते हैं क्या, किसमें से माइनस, नहीं हमने कहा ना इनमें से 80% इनका है, इसमें से 80% इसका, तो लेस किसको करना है, वो मैं करता हूं ना, मैंने कहा चौथी वर्किंग करता हूं वो मिटा के। यहां तक अच्छा, ये ऑनलाइन वालों को लग रहा होगा लेक्चर कट गया, लेक्चर नहीं कट गया, वो लाइट गई हुई थी तो मैंने मिटा दिया इतने में। वर्किंग 4, एनसीआई की वर्किंग, इसमें रश नहीं बढ़ेगा, इसमें एक लाइन और आ जाएगी जब कॉम्प्लेक्स ग्रुप पढ़ाऊंगा, अदरवाइज इसमें कुछ ज्यादा रश नहीं मचेगा। इसमें रश बढ़ेगा, इसमें बहुत रश बढ़ेगा, इसमें एक लाइन और आनी होगी बस, और एनसीआई में एक लाइन और आनी होगी, बाकी मेन रश बढ़ना है इसमें और रिटेन अर्निंग पे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग करता हूं मैं बाद में, पहले आपको ग्रुप बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। पहले ग्रुप बैलेंस शीट बनाता हूं। इन्वेस्टमेंट की लाइन आएगी कि नहीं आएगी? इन्वेस्टमेंट सिर्फ पी ने जो एस में की है उसको खत्म करना है, वर्ड इन्वेस्टमेंट लिखना हराम नहीं है। जो पेरेंट ने कहीं और इन्वेस्ट किया है वो बाकी एसेट्स की तरह का एक एसेट है, इसी तरह एस के जहां बाकी एसेट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट भी कंसोलिडेट होंगी, तो इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल आएंगी, लेकिन 70 में से ये निकल जाएंगे, बाकी आएंगे। बताता हूं कितना, अच्छा ये 90 के साथ ये 80 पूरा और इधर 10 पूरा, ये पूरे साथ कंसोलिडेट या इनका 80%?
लेकिन पेरेंट ने तो 80% खरीदा है। पेरेंट ने 80% ऑफ शेयर्स खरीदा है। पेरेंट शेयर्स यानी इक्विटी के 80% का मालिक है, एसेट्स का मालिक नहीं है। पेरेंट ने एस के शेयर्स खरीदे हैं, पेरेंट ने एस की इक्विटी खरीदी है या एसेट्स खरीदे हैं? इक्विटी खरीदी है, तो एसेट्स तो पहले भी उसने नहीं खरीदे हुए, फिर हम एसेट्स को साथ कंसोलिडेट क्यों कर रहे हैं? हाँ मर्जी तो है, लेकिन इंग्लिश वाला ना, इंग्लिश वाली मर्जी, क्योंकि कंट्रोल है। तो पेरेंट और एस हमने पूरी कंसोलिडेट इसलिए की है क्योंकि पेरेंट का एस पे मुकम्मल कंट्रोल है, 80% कंट्रोल नहीं है। अगर पेरेंट के पास 55% शेयर्स भी होते तो भी पेरेंट का पूरा कंट्रोल होता, क्योंकि कंट्रोल है या नहीं है, आधा पौना कंट्रोल नहीं होगा। वैसे हाँ खैर एक जॉइंट कंट्रोल एक चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक कंट्रोल है या नहीं। तो पेरेंट का 80% शेयर लेने की वजह से कंट्रोल बन गया। तो जब कंट्रोल बन गया तो फिर एसेट सारे के सारे कंसोलिडेट होंगे, लायबिलिटी सारी की सारी कंसोलिडेट होंगी। तो इसलिए पूरा 10 और पूरा 80। कैपिटल पहले बता चुका, कैपिटल सिर्फ पेरेंट का 45। जो सुलूक कैपिटल के साथ होगा ना वही प्रीमियम के साथ होगा, क्योंकि कैपिटल और प्रीमियम ट्रांजैक्शन असल में एक ही होती है। ये क्या कह दिया मैंने? कैपिटल और प्रीमियम ट्रांजैक्शन एक ही होती है, वो तो फेस वैल्यू की वजह से अकाउंट दो अलग अलग तोड़े होते हैं। तो इसलिए कैपिटल प्रीमियम दोनों साथ साथ ही रहेंगे जहां भी रहेंगे। एस का कैपिटल जहां, प्रीमियम यहां कैपिटल सिर्फ पी का तो प्रीमियम भी सिर्फ पी का। अदर रिजर्व्स की वर्किंग कर चुके 22,000 और रिटेन अर्निंग की वर्किंग कर चुके 36,800। एक लाइन छोड़ी है मैंने भी, और लायबिलिटीज हो गई 64 + 6 74। एक लाइन छोड़ी है अभी। इनका टोटल 195,600 नहीं आएगा। अभी इस वक्त मैंने यहां जितनी चीजें लिखी हैं उससे बैलेंस शीट टैली नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एसेट्स पी और एस के टोटल लिख दिए, लायबिलिटीज पी और एस की टोटल लिख दी, तो इक्विटी भी तो दोनों की टोटल होनी चाहिए थी, जबकि इक्विटी अभी हमने सिर्फ पेरेंट की लिखी है और एस में 80% हिस्सा लगा के लिखा है, जबकि बाकी 20% एस के शेयर होल्डर्स आज भी दुनिया में मौजूद हैं और अब भी उनका इक्विटी में हक है। तो जब अब भी उनका इक्विटी में हक है तो उनको यहां पर दिखाना पड़ेगा। अच्छा, उनका कैपिटल में भी हक है, मैंने यहां पर सिर्फ पी का कैपिटल लिखा है, एस का सारा कैपिटल तो नहीं उड़ाना चाहिए। दोबारा सुने, इन्वेस्टमेंट क्यों उड़ा दी? क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई एसेट नहीं था। तो अब हमने किया क्या कि इन्वेस्टमेंट और उसके अगेंस्ट जो खरीदा था वो नॉक ऑफ किया और जो डिफरेंस था गुडविल वो यहां लिख दी। तो हमने इसके अगेंस्ट क्या नॉक ऑफ किया? सारा कैपिटल, सारी इक्विटी तो नहीं की, 80%, तो बाकी 20% तो आना चाहिए और बाकी 20% कैपिटल में आना चाहिए। मैंने यहां पर ये एस का कैपिटल उड़ाने की रीजन ये बोली थी कि कैपिटल लिखा होता है कि पी ने 45,000 रुपए का कैपिटल कुछ लोगों को इशू किया हुआ है, एस ने 40,000 रुपए का कैपिटल कुछ लोगों को इशू किया हुआ है। तो ग्रुप बनाते हुए हमने सारा 40 उड़ा दिया था, क्योंकि अब वो ऐसे बन रहा था कि ग्रुप ने 40,000 रुपए का कैपिटल ग्रुप को इशू किया हुआ है, जबकि अब तो सारा ग्रुप को नहीं है, अब तो इसमें से 20% है जो कुछ लोगों को इशूड है, तो वो आना चाहिए था। इसी तरह प्रीमियम में भी उन लोगों का हिस्सा है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग, चलो रिटेन अर्निंग्स उन 20% लोगों के लिए तो वो रिटेन अर्निंग्स ही हैं, लेकिन उनको इन लाइनों में मिक्स करने से अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो उनके लिए एक अलग सी लाइन बनाई गई है और यह कहा गया है कि जो उन 20% लोगों का इक्विटी में हिस्सा है उनको अलग अलग लाइनों में तोड़ के दिखाने की बजाय एक ही लाइन उनके लिए बना दी गई है, उसको कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसके लिए मैं करा रहा हूं एक वर्किंग। इसको एनसीआई लिख दें वो भी काफी है। उसको लिखने का, उसकी वर्किंग बनाने का तरीका यह है कि जो जो जिस जिस चीज में उनका हक है उसको एक जगह लिस्ट डाउन कर लें, टोटल एक ही फिगर लिख लें।
बजाय इसके कि कैपिटल में उनका हिस्सा, प्रीमियम में उनका हिस्सा अलग अलग दिखाया जाए, तो उनका एक ही जगह वर्किंग में लिस्ट डाउन कर लें। और ये असल में प्रेजेंट कहां हो रहा होता है? जब आप लोग सोसी पढ़ा दोगे ना, चेंजेस इन इक्विटी, वहां एनसीआई का पूरा कॉलम आ रहा होता है। तो जो एनसीआई वालों का हक बनता है, उस हक को हम इस वर्किंग में लिस्ट डाउन करेंगे, टोटल करेंगे, वो टोटल यहां लिखेंगे। और उसका तरीका यह है कि इक्विटी में जहां जहां एनसीआई का हिस्सा है, जैसे एनसीआई का इन सब में हिस्सा कितना हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। ये एनसीआई का किस में हिस्सा है? सिर्फ कैपिटल में नहीं, ये एनसीआई का हिस्सा है एक्विजिशन डेट पे जो इक्विटी थी उसमें, कैपिटल प्रीमियम में नहीं, सब में। उस वक्त जो एनसीआई उस वक्त जो एस की इक्विटी थी, उस वक्त जो एस के नेट एसेट्स थे, उसमें जो एनसीआई का हिस्सा उस वक्त तक था, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। तो वहां से आगे चल लेते हैं ना, तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। तो हम इस वर्किंग का स्टार्ट यहां से करेंगे कि एक्विजिशन पे एनसीआई की वैल्यू क्या थी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। उसके बाद मजीद एनसीआई वालों का कुछ हिस्सा बढ़ा, हाँ, इस 5 में 20% और इस 11 में 20%, तो उस 5 पे भी और उस 11 पे भी। तो आज एनसीआई वालों का हिस्सा है 16,800। और ये फिगर कैसे कैलकुलेट की? ये कैसे कैलकुलेट की थी? एक्विजिशन डेट पे जो एस के नेट एसेट्स थे, ये उसका प्रोपोर्शनेट शेयर है। ये पॉइंट ए में लिखवाया मैंने रिक्वायर्ड में। ये पॉलिसी होती है, कंपनी की मर्जी है कि वो ये पॉलिसी ऑप्ट करना चाहे, तो उसको कहते हैं एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो ये 16,800 यहां आएगा, और अब ये बैलेंस शीट इंशाल्लाह टैली होगी। ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के साथ वर्किंग कोर लिखा हुआ मैंने। तो ये 4 वर्किंग्स हैं, इनमें एक लाइन ही आनी है कल को, उसके अलावा ये ऐसे ही रहना है। अदर रिजर्व में भी कल को एक एडजस्टमेंट आनी है, बाकी इसमें कोई खास मसला नहीं है। इसने मजीद बढ़ना है और इसने मजीद बढ़ना है। ये एक बार इसको सारा दोबारा कवर कर लो रेहान, फिर पार्ट बी कराता हूँ। हाँ जी, नोटेड। अच्छा, अब मैं आपको पार्ट बी करके देने लगा हूं, लेकिन उससे पहले पार्ट बी की ना लॉजिक बता रहा हूं। नॉलेज के लिए है, लिखनी हो तो लिख लें, नहीं तो कोई मसला नहीं। मैं पार्ट बी को सोल्यूशन यहां बना दूंगा और आप वो सारा दोबारा ही नोट करिएगा। मैं तो फिगर बदल दूंगा, लेकिन आप नोट करिएगा। पार्ट बी की रीजन बताने लगा। पार्ट ए में कोई एतराज? एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर। हाँ जी सर, इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतनी हो रही थी कि जितनी हमने एसपी की और फिर एनसीआई के आने के बाद हमने फिर लिक्विडिटी उतनी हो रही थी हमारी, हमने किया ये। इसको मैं थोड़ी सी शायद गहरी बात कर रहा हूँ, अगर समझ सके तो। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन डेट तक की, ये मैं एक बात कर रहा हूं, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर देना।
हमने अपनी इन्वेस्टमेंट इन एस और एक्विजिशन डेट तक की इक्विटी में जो हमारा हिस्सा था उसको नॉक ऑफ किया और डिफरेंस गुडविल के नाम से लिख दिया। लेकिन जो एनसीआई का हिस्सा था वो एनसीआई में डाला और एक्विजिशन के बाद से जो एस की इक्विटी में इजाफा हुआ अपना हिस्सा हमने यहां ऐड किया, एनसीआई का हिस्सा यहां ऐड किया। एक्विजिशन डेट तक का हमारा इक्विटी का हिस्सा हमारी इन्वेस्टमेंट से नॉक ऑफ किया और डिफरेंस गुडविल के नाम से डाल दिया और एनसीआई का रखे रहा, एनसीआई का यहां एनसीआई के नाम से रखा। फिर एक्विजिशन के बाद से जो इक्विटी में इजाफा हुआ उसमें हमारा हिस्सा यहां ऐड हो गया और एनसीआई का हिस्सा यहां ऐड हो गया। है? अच्छा चलो ठीक। अगर पेरेंट ने एस के 100% शेयर्स खरीदे होते, ये सवाल, तो 65,600 ही दिए होते या ज्यादा दिए होते? ज्यादा दिए होते, ज्यादा दिए होते। वो सबसे रिपीट कर, अगर पेरेंट ने एस के सारे शेयर्स खरीद लिए होते, किससे ज्यादा? क्यों? तो अगर सारे शेयर खरीदता तो ज्यादा पैसे देता। चलो मैं कह रहा हूं कि 82,000 देता, ऐसे कह रहा हूं। अगर पेरेंट ने 80% की बजाय 100% शेयर्स खरीदे होते तो मैं खुद से कह रहा हूं कि वो 82,000 रुपए दे दे। और गुडविल निकालने के लिए इस 82 में से यहां 82 आ जाता, यहां कुछ भी नहीं, एनसीआई कोई ना होती, और 82 में से 68 माइनस करते तो 14,000 आ जाता। अगर पेरेंट ने 100% शेयर्स खरीदे होते तो मैं कह रहा हूं कि 82,000 देता, 65,600 नहीं, तो फिर गुडविल 14,000 निकलती। पेरेंट चाहे एस के 80% शेयर्स खरीदे चाहे 100% शेयर्स खरीदे, एस के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज कंसोलिडेट कर रहा है या 80%? सारे। क्यों? कंट्रोल है, क्योंकि एस के एसेट्स से इनको फायदा पहुंचेगा। गुडविल किसका एसेट है? नहीं, मैंने सही नहीं बोला। गुडविल किसका अच्छा नाम है? एस का। तो फिर ये एसेट भी एस का ही है? नहीं, ये एस का ही एसेट है। एसेट एस का है, बस बुक्स में नहीं था क्योंकि एस 38 ने मना किया हुआ था, वरना ये अच्छा नाम एस का है, पी का थोड़ी है। ये एस का अच्छा नाम है, तो जो गुडविल है वो एस का ही एसेट है। लेकिन बुक्स में क्यों नहीं था एस की? आई 38 ने मना किया था। तो जब ये एस का ही एसेट है, तो जब एस के चाहे पेरेंट 100% शेयर्स खरीदे चाहे थोड़े खरीदे, जब उसका कंसोलिडेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ने से मुराद है कि चाहे एस के सारे शेयर्स खरीदे चाहे थोड़े खरीदे, पूरे के पूरे एसेट कंसोलिडेट होंगे। पेरेंट एस के 50 से ऊपर जितने मर्जी खरीदे शेयर्स, एस के पूरे एसेट्स कंसोलिडेट होंगे या पोर्शन होगा। तो जब एस के बाकी एसेट्स पूरे कंसोलिडेट हो रहे हैं तो गुडविल भी है तो एस का ही एसेट, तो गुडविल की वर्किंग, गुडविल की फिगर पे क्यों फर्क पड़ जाए? मैं आपसे नहीं पूछ रहा, ये मैंने खुद ही सवाल का निशान लगाया। जब पेरेंट के 100% शेयर्स खरीदने या उससे कम खरीदने से एस के एसेट्स और लायबिलिटीज पे फर्क नहीं पड़ रहा, हमने पूरे फिगर को ही ऐड करना है। तो जब एस के बाकी एसेट पे फर्क नहीं पड़ रहा तो गुडविल भी एस का ही एक एसेट है, उस पे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ रहा है। अगर शेयर्स 100% खरीदे होते तो गुडविल और आ रही होती, 80% खरीदे हैं तो गुडविल और आ रही है। तो जब एस के बाकी एसेट्स पे फर्क नहीं पड़ रहा तो गुडविल भी एसेट किसका है? एस का कि पी का? एस का। तो फिर उस पे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये एक एतराज है जी। सर, जितना हम खरीद रहे हैं उसको ही एप्रिशिएट करना है, उसको ही एप्रिशिएट करना है। मतलब कि इस तरह ये है कि अगर एस के पास एसेट्स हैं, उनकी बेसिक वैल्यू पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, वैल्यू की ज़्यादा है, तो गुडविल वो अपने आप उससे तो नहीं एप्रिशिएट करके खुश रहेगा हैं, जब तक उसको सेल ही नहीं करेंगे। हम एस की एसेट्स की तो पेमेंट नहीं कर रहे,
तो शेयर्स तो उसका है ना, पोर्शन तो उसकी ही हो रही है, उनकी इक्विटी की। तो इक्विटी की हो रही है ना, एसेट्स कितनी हो रही है? एसेट पूरे लिखेंगे ना, एसेट पूरे लिखेंगे ना, तो गुडविल भी एस का एसेट है, गुडविल एस का एसेट है ना। गुडविल एसेट ही क्यों है? गुडविल एसेट ही क्यों है भाई? एक्सपेंस क्यों नहीं है? अच्छा नाम है, इस अच्छे नाम से फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, तो किसका अच्छा नाम है? एस का, तो एस का एसेट है। लेकिन अगर हम सेपरेट अकाउंटिंग में जाते हैं, आम आंख से नजर नहीं आ रहा, वो और बात है। नहीं सर, आप ये एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर एस के पास एक एसेट है, उसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जब तक उसको सेल नहीं करेंगे तो वो वैल्यू ज़्यादा करके खुश तो नहीं रहेंगे। मतलब आपने एक एग्जांपल बताई कि आपका घर है, आप उसको सेल नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो एसेट की वैल्यू कम है ज्यादा है, ये मिसाल भी रहने दें, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट के तौर पे पढ़ना है, इस मिसाल को रहने दें। एसेट्स की जितनी वैल्यू है वो बुक्स में वैल्यू पूरी मार्केट वैल्यू है, एसेट की वैल्यू रहने दें। मैं अभी सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि गुडविल एसेट ही क्यों है? क्योंकि अच्छा नाम है। तो पी का अच्छा नाम है, गैस का अच्छा नाम है, तो फिर एस का एसेट है, पी का तो नहीं है। नहीं तो मैं 65-600 ही बनाता, 65-600 से ज्यादा करता ना, 66 कर लूं, 67 कर लूं, 70, 72, 70 कर लूं, चलो 70 कर लेता हूं। उससे भी 11,200 से ज्यादा ही आएगा ना आंसर, कि 11,200 ही आएगा? 11,200 से डिफरेंट आएगा या 11,200 आएगा? डिफरेंट आएगा ना। तो बात यह है कि 65-600 थी जब 80% शेयर्स खरीदे थे, अब ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा ही होगी, गुडविल बदल जाएगी। बात सिर्फ ये हो रही है कि गुडविल एस का अच्छा नाम है कि पी का। तो जब ये एस का अच्छा नाम है तो ये एस का ही एसेट है। बेशक एस की बैलेंस शीट में नहीं था, जैसे साबुन के इश्तिहार में ना कुछ जरासीम नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन होते हैं, ऊपर खास रोशनी आती है तो वो जरासीम ऐसे ऐसे कर रहे होते नजर आ रहे हैं। तो वो जो जरासीम नजर आ रहे हैं वो पहले भी मौजूद हैं। तो गुडविल एस की पहले भी थी, लाइफ बॉय से पहले वो गुडविल थी, लेकिन अब ग्रुप बैलेंस शीट में नजर आनी शुरू हो गई। तो गुडविल एस का ही एसेट है। जब ये एस का एसेट है तो शेयर्स 100% खरीदे हो या कम खरीदे हो, जब इस बात का एस के बाकी एसेट्स पे फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर गुडविल पे भी नहीं पड़ना चाहिए। ये एक एतराज है और ये वैलिड एतराज है। अब इसका जवाब ये है कि भाई ठीक है एतराज, लेकिन हमने जो गुडविल की कैलकुलेशन का तरीका सीखा है उससे आंसर तो फर्क ही आएगा। हमने गुडविल की कैलकुलेशन का तरीका ये सीखा है कि जितने पैसे दिए एनसीआई का हिस्सा और इक्विटी माइनस, तो पैसे बदलते जाएंगे तो गुडविल का आंसर बदलता जाएगा। तो इसलिए जो गुडविल की कैलकुलेशन का देखें, गुडविल एस का अच्छा नाम है, कितने रुपए का अच्छा नाम है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो सब्जेक्टिव चीज है, ये तो सब्जेक्टिव चीज है कि कितना अच्छा नाम। तो अब जो उसको कैलकुलेट करने का तरीका निकाला है उससे तो आंसर ही फर्क आना है। तो इसलिए गुडविल की कैलकुलेशन का जो तरीका सीखा है, आंसर फर्क आएगा तो आएगा। तो इसका एक एतराज का जवाब यह है कि बस जो कर रहे हैं वो सही है। तो इसलिए आईएएस ने कहा कि ठीक है, जो आप कर रहे हैं करें, बस उसको नाम दे दें कि एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। जी खैर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं पूरी कंक्लूड कर लूं ना, फिर पूछेगा जो रह जाएगा। लेकिन ये एतराज फिर भी रहा कि गुडविल जब एस का एसेट है तो वो पूरा अच्छा नाम बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए। तो उसके लिए आईएएस ने एक अल्टरनेटिव मेथड अलाउ किया, और कंपनी की मर्जी होती है पेरेंट की कि वो इन दोनों में से कौन सा मेथड लगाए। वो अल्टरनेटिव मेथड ये अलाउ किया कि अगर आप ये कंपनी एस का अच्छा नाम सही देखना चाहें, फुल, उसको फुल गुडविल मेथड भी कहते हैं, तो पार्ट बी का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं अब। तो फिर गुडविल की वर्किंग करते हुए, ये मैं पार्ट बी कर रहा हूं, गुडविल की वर्किंग करते हुए ये फिगर तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन एनसीआई की वैल्यू यहां लिखते हुए अब इसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा नहीं लेना। इसकी जगह करना है कि अगर उस वक्त बाकी 20% लोग भी अपना हिस्सा बेच देते, अगर बेच देते तो कितने का बेचते? वो 20% लोग भी अगर अपने शेयर्स जाके बेचते तो मार्केट में प्रोबेबली बेचते, तो कितने के बेचते? जितनी उस वक्त उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती, जितनी उस वक्त उन शेयर्स की फेयर वैल्यू होती। तो वो आपको सवाल में बताइए मैंने
कितनी? 16,400। तो ये फर्क पड़ेगा कि अब यहां पर आपने जो वैल्यू ऑफ एनसीआई लिखनी है वो प्रोपोर्शनेट शेयर लगाने की बजाय फेयर वैल्यू लिखनी है। और अगर आप इसको याद रखने के लिए इस बात की हेल्प हो तो बेशक आप यहां पर अंग्रेजी ही लिख ले, वैल्यू ऑफ एनसीआई को आप फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कह दें। अब गुडविल, है जी? नहीं, मैंने वो जैसे कैलकुलेट की थी वो 82 रख के कैलकुलेट की थी। एक मिनट बात पूरी समेट लो। तो ऐसा करने से गुडविल, अब ये फुल गुडविल मेथड भी कहते हैं इसको, कि गुडविल पूरी शो हो रही है कि जितना एस का अच्छा नाम, देखें ये भी अगेन एक कैलकुलेशन का तरीका ही है, लेकिन इस तरीके में कम से कम फायदा ये है कि गुडविल हम जितनी मैक्सिमम शो कर सकते हैं फुल, ये हमने वो शो कर दी कि जैसे पूरी इन्वेस्टमेंट की होती। तो अब ये 14,000 फुल गुडविल है और ग्रुप बैलेंस शीट में यहां पर 11,200 की जगह 14,000 आएगा। इस मेथड का, इस अकाउंटिंग पॉलिसी का यहां पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे थे कि एक्विजिशन के बाद एस ने जितना कमाया उसमें हमारा हिस्सा इतना है। तो ये तो अब भी हमारी बात यही है, तो ये दोनों ऐसी ही रहेंगी। और एनसीआई की वर्किंग में क्या फर्क पड़ेगा? 13,600 की जगह 16,400। एक मिनट, ये आ गया जी 16,400, ये बन गया 19,600 और ये 19,600। अब आप सारा सोल्यूशन बेशक ना दोबारा नोट करें, लेकिन वर्किंग 1 और वर्किंग 4 कर लें और वर्किंग 2 और वर्किंग 3 कहते हैं सेम। 198,400। इसको कहते हैं एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। तो ये दो अकाउंटिंग के मेथड्स हैं, आईएएस की तरफ से अलाउड है, आईएफआरएस 3 कंपनी की मर्जी के वो जो मर्जी करना चाहे, आपको इसमें से जो भी मेथड टेस्ट होगा सवाल वाला बताएगा। अब आप पूछें। भूल गए सर, आप कह रहे हैं कि जो एस है सब्सिडरी, उसकी गुडविल है लेकिन वो नजर नहीं आ रही, एस की बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रही, एस की बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रही, तो वो कितनी है? जो हम तरीका लगा सके उसके मुताबिक 14,000 है। तो सर वो तो डिपेंड तब करेगी ना जितनी हमारी जो हम जो तरीका लगा पा रहे हैं और हल नहीं था, उसका आंसर 14,000 है, क्योंकि गुडविल एक सब्जेक्टिव चीज है। तो ये डिपेंड नहीं करेगी जितनी इन्वेस्टमेंट करती है पेरेंट कंपनी, अगर वो इतने ही पैसे देती है जितने के शेयर्स होते हैं, ये कैपिटल जो उसका बन रहा होता है, जिस तरह यहाँ पर 68,000 है, तो इन्वेस्टमेंट अगर 100% करनी है तो 68 ही कर देते हैं अगर, तो इसका मतलब उस कंपनी का अच्छा नाम नहीं है, गुडविल 0। देखें गुडविल तभी है कि अगर वो लोग नखरे कर रहे हैं, तो वो पहले तो नहीं हुई ना एसेट, वो तो हमने जब इन्वेस्टमेंट किए तभी पता लगा कि पता तब लगा ना, रियलाइज तब हुई बात, लेकिन अच्छा नाम था तो नखरे कर रहे हैं ना। आप बोलिए कितनी? हाँ जी, मैंने डाटा ऐसा रखा था। अच्छा, मैंने ना ये डाटा ऐसा रखा था कि इसका आंसर 14 आ गया, वरना कॉन्सेप्चुअली इन दोनों का आपस में 80-20 का प्रोपोर्शन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम 80% खरीद रहे हैं, हम यकीनन मार्केट वैल्यू से ज्यादा ही दे रहे होंगे, क्योंकि हम कंट्रोल ले रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक चीज टैली करानी थी, इसलिए मैंने इसका डाटा ऐसा यूज किया है, वरना हम जो 80% के लेट से पर शेयर, ये ऐसी मिसाल ले रहा हूं, पर शेयर लेट से ये 24 रुपए का है, तो हम एक शेयर 24 से महंगा ही खरीद रहे होंगे, क्योंकि हम कंट्रोल ले रहे हैं। अच्छा हाँ जी, नहीं, मार्केट में कंपनी एस का शेयर महंगा बिक रहा है, हम और महंगा खरीदेंगे क्योंकि हम कंट्रोल ले रहे होंगे। ये है जी कंसोलिडेशन का बेसिक प्रोसीजर। अब मैंने इसमें कल एडजस्टमेंट्स ऐड करनी है। अब आपको मैंने ये ज़मीन तैयार कर दी है, कल मैंने इधर एडजस्टमेंट्स, मैं ऐसे ही फॉर्मेट लिखे, फिर मैं आपको एडजस्टमेंट बताता जाऊंगा और ये ऐसे ऐसे चलेगा। मैंने ये जो भी आज की पूरी क्लास इस बेसिक पे लगा दी है, ये मैंने एक ज़मीन तैयार की है, एडजस्टमेंट्स आपको समझाऊंगा
और जब तक हजम करते जाएंगे ज़बानी ज़बानी कराता जाऊंगा, जब बस होने लगेगी तो कहूँगा एक सवाल कर लें। ठीक है, ये मैंने इसी पे मेहनत करनी थी कि आपको एक बेस बना दूं। अब मैंने इसमें एडजस्टमेंट्स, अच्छा अब जो एडजस्टमेंट्स बना के दूंगा वो बिल्कुल लॉजिकली समझाऊंगा कि वहां पर ऐड क्यों हो रहा है, यहाँ लेस क्यों हो रहा है, ये समझा के चलूंगा आगे। यहां तक अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछें, फिर यहां से एडजस्टमेंट्स पे कल शुरू करते हैं। हाँ जी, पेपर के हवाले से क्या, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना एग्जाम, अभी तो मैं आपको सारी चीज़ें पहुंचा रहा हूँ, जब हम एग्जाम क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे और एग्जाम क्वेश्चन में बोर्ड पे सॉल्व करने लगूंगा, फिर इस तरह की नसीहतें करूंगा। मैं वैसे जनरली यही नसीहत करता हूँ कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी खोल लें, वर्किंग्स भी सारी खोल लें और सारा सवाल साइमल्टेनियसली चलाएं। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर एक एक वर्किंग करके कर लें। अच्छा, वो लैपटॉप का बैग ही दिया IT वाले को, तो हदीस वाली किताब उसमें। वैसे एक बात सुन लें, अभी अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने अपने घर बुलाया, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को फ्यूचर टारगेट बता रहा हूँ, और मैंने खुद भी अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, अपने सीनियर्स में भी और कई रिश्तेदारों में भी, और आप लोग कल इंशाल्लाह कहीं ना कहीं इस लेवल पे पहुँचेंगे, इसलिए मैं आपको भी ये चीज़ बता रहा हूँ। बचपन से तो खैर रट्टा लगाया होता है, लेकिन एक लंबी हदीस है, हदीस जिब्राइल भी कहते हैं उसको, उसका एक हिस्सा है कि इस्लाम क्या है। तो आपने बचपन में इस्लामियत में रट्टा लगाया होगा, इस्लाम के 5 अरकान हैं, क्या क्या हैं? अच्छा, कल में से क्या मुराद है? मतलब नहीं, ये ईमान का रुकन है, यकीन होना, ये ईमान का रुकन है। गवाही देना यानी एक एक्शन है, ये गवाही देना है। और जब मुसलमान होता है इंसान कोई भी, और तो वो ये गवाही देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो वो ये गवाही देता है। ये गवाही देना इस्लाम का रुकन है। यकीन होना नहीं, यकीन होना तो ईमान का रुकन है। इस्लाम का इजहार होगा जब वो गवाही देगा। और नमाज, रोज़ा, अच्छा रोज़ा वो फ़राइज़ जो है रमज़ान वाले, ज़कात, इसकी भी बाकायदा डिफाइंड सारी कैटेगरीज हैं कि निसाब क्या होता है और कितनी कैलकुलेशन होती है, और वो सब भी मसाइल मौजूद हैं। और हज, ये जो ज़कात है, अभी तो खैर मेरा नहीं ख्याल आप लोगों का निसाब इतना होगा स्टूडेंट लाइफ में, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तभी जाके कहीं निसाब होगा। और चूँकि सब लोग यहाँ बैठे हुए बालिग ही हैं, तो नमाज और रोज़ा तो फ़र्ज़ हो चुका हुआ है आप पे, और नमाज तो खैर फ़राइज़ रोज़ाना की ही हैं, जो रोज़ा है वो रमज़ान वाले हैं। ये जो इस्लाम के अरकान है ना, बुनियाद, ये बेसिक्स हैं, इसके ऊपर इस्लाम की आगे चीज़ें ऐड होंगी। यानी ये बेसिक्स हैं, इसके बाद फिर आगे इसमें अखलाकियात और सब कुछ ऐड होना शुरू होना है, सारे मामलात इसके ऊपर बनने हैं, और बाकी मसाइल, ये बुनियाद हैं चीज़ें, ये फ़राइज़ हैं। और जब इंसान फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहा होता तो उसका फिर सज़ा भी ज़्यादा है, उसका फिर गुनाह भी ज़्यादा है। आपके माहौल पे डिपेंड करता है, माहौल अच्छा है तो नमाजी हो जाते हैं, माहौल अच्छा नहीं है तो नमाजी नहीं होते हैं। ऑफिस के माहौल पे डिपेंड करता है, रोज़ा घर के माहौल पे डिपेंड करता है। अगर घर में अम्मी बचपन से ना मेरा बच्चा, ना मेरा छोटा बच्चा है कमज़ोर हो जाएगा, खाएगा नहीं, तो चिड़ी रोज़ा रखवा दे, तो अगर घर का माहौल है रोज़े का तो फिर आदत बंदी होगी। अगर घर का माहौल ही नहीं है रोज़े का, घर में ही नहीं माँ बाप को कभी रोज़ा रखते देखा, तो फिर रोज़े का माहौल नहीं बना होगा। ज़कात अभी आप पे फ़र्ज़ प्रॉब्ली नहीं हुई होगी, वो भी मसाइल जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात पे जंग की है, जो मशहूर है मानीन ज़कात, जिन्होंने इनकार कर दिया था ज़कात नहीं देनी, तो बाकायदा उस पर जंग हुई थी। तो ये है फ़राइज़, उनमें एक फ़र्ज़ है हज, जो मैंने नॉर्मली लोगों में देखा नहीं है कि उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और हज की फ़र्जियत सिर्फ इतनी सी बात है कि आप फिज़िकली इस काबिल हों कि आप जा सकें, आप बाकी बेसिक्स तो हैं, आकिल हों, बालिग हों, वो तो बेसिक्स हैं अपनी। मर्द इतना पैसा हो कि वो अपना खर्च करके जा सके, अगर उसके पीछे डिपेंडेंट्स हैं तो इतना माल हो कि उसकी गैर मौजूदगी में उनका काम चल सके, तो उस मर्द पे हो गया हज फ़र्ज़। और वो औरत जिसके पास अपना महरम हो कि वो उसका और अपना ख़र्चा उठा सके और वहाँ तक सफ़र कर सके, उस पर भी फ़र्ज़ हो गया। अब जब हज फ़र्ज़ हो गया, एक बार एक्टिवेट हो गया, बस अब वो फ़र्ज़ है। अब आपने 5, 6 साल, 10 साल, 15 साल लगा दिए सोच में कि पहले मैं गाड़ी खरीद लूँ, पहले नौकरी अच्छी सेट हो जाए, पहले घर बना लूँ, उसके बाद हज देखेंगे, और उसके बाद अब हालात नहीं रहे, तो अब ऐसा नहीं कि वो अनफर्ज हो गया, एक बार एक्टिवेट हो गया तो फिर हो गया, और वो फर्ज है, फर्ज बेसिक्स में शामिल है।
तो आपको ये बात अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप सीखने के फेज़ में हैं, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। अपना इसको आप टारगेट बनाइए कि घर ज़रूर ख़रीदिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाद में पहले हज करिए। आप ज़रूर इस पर कोई ममानियत नहीं है, आप फॉरेन टूर्स भी करें, लेकिन बाद में जब आप पे हज एक्टिवेट हो गया, हो सकता है आपके आर्टिकल्स में ही हो जाए, हो सकता है ऐसा, हो सकता है आप आर्टिकल्स में ही इतना अर्न कर लें कि आप जा सकते हो, पैसा खर्च कर सकते हो, तो आप पे हो जाएगा फ़र्ज। इसके लिए सीए क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है। आप आर्टिकल्स के अंदर हो सकता है, आप उलमा से पूछ के चलें, हो सकता है आप में से किसी पे हो भी क्या वो फ़र्ज। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा कि जब आप अपने करियर में जाएं तो इसको यार अपना ना फ़र्ज समझ के इसको प्रायोरिटाइज करिएगा। अल्लाह के घर जाने का अल्हम्दुलिल्लाह बार बार इत्तफाक हुआ, तो वहाँ जाके मैंने एक चीज़ ये देखी कि पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली जब ये किसी जोगे नहीं रह जाते ना, तो इनके बच्चे इनको हज पे भेज देते हैं। बूढ़े बूढ़े आए होते हैं, बूढ़े बूढ़े। जबकि इंडोनेशियंस, वहाँ मैंने सुना ही है कि वहाँ कल्चर का हिस्सा है कि आप शादी करें, जाएं हज पे, शाबाश। वहाँ जवान, उनको तरह बूढ़े भी जवानों जैसे ही होते हैं, लेकिन इंडोनेशियंस, अभी मैं जब गया हूँ तो इंडोनेशियंस भरे हुए थे। यानी ऐसे थे कि जिस होटल में रुका हुआ था उनका एक सेपरेट बूफे था, इंडोनेशियन बूफे। इतने लोग इंडोनेशिया से आते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये यंग यंग लोग हज करने आते हैं, उम्रा करने आते हैं। उनके पूरा कौम का मिजाज है, उनको एक ये चीज़ बाकायदा उनके रिवायत का हिस्सा है कि जाना है हज पे। तो इसलिए आप लोग जब भी कमाना शुरू करें, और अभी आप वैसे उलमा से पूछ के चलिएगा, हो सकता है आप में से किसी पे हो गया हो फ़र्ज, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप 25 लाख बचाएंगे तो ही आपने वीआईपी हज करना है। अगर आपके पास इतने भी हो गए कि आप एक मामूली से हज भी कर सकते हैं तो एक्टिवेट हो गया। तो इसलिए जिस तरह से नमाज में, रोज़े में और ज़कात में डिले नहीं करना, इसी तरह हज में भी डिले नहीं करिएगा। क्योंकि अगर आप हज किए बगैर चले गए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि आप 55-60 साल की उम्र तक जिंदा रहने वाले हैं, तो एक फ़र्ज छोड़ के जा रहे होंगे, और फ़र्ज छोड़ के जाने के फिर सजाएं भी उसके हिसाब से होती हैं। तो अपने हज करने को अपनी ज़िंदगी के टारगेट्स में शामिल कर लें। ज़रूर घर बनाएं, ज़रूर अच्छी गाड़ी लें, ज़रूर फॉरेन टूर करें, लेकिन हज को प्रायोरिटाइज़ करें। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।